प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। इस वीडियो में क्लास 12 रसायन विज्ञान पेपर कोड 347 BCI। पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका पूरा हल बताता हूं। क्योंकि पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चों का डिमांड होता है कि सर पहले हमको इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन दिखा दीजिए, उसके बाद हल कराइए। तो फिर मैं आपको उसके बाद हल बताना शुरू करता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देखिए आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन दिया गया है। पहले आप इंग्लिश वर्जन का पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको हल बताना शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको हल बताना शुरू करता हूँ। तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे वीडियो को रोक करके। अब पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको हल करना शुरू करता हूं। क्योंकि हर वीडियो में देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का डिमांड होता है कि सर पहले इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन दिखा दिया जाए, यानी इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन दिखा दिया जाए, उसके बाद फिर हल कराना शुरू किया जाए। तो यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन ज़रूर देख लें और उसके बाद इसको आप लोग हल करिएगा अपने हिसाब से। हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों का हल बता दे रहा हूँ कि कैसे उनको हल करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप अपने हिसाब से ज़रूर हल करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग इसका पूरा हल देखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी का पूछा है, हेनरी का स्थिरांक होता है। स्थिरांक का मान पूछा है इसमें। तो हेनरी स्थिरांक का रूल कहता है कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। तापमान में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। तो आपका इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे ने टिक लगा रखा है, तो जहाँ पर गलत होगा मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये गलत है, ये सही होगा। बाकी आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ख में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय होगा। तो इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ Mn2+ माना जाता है। अगर आपको जो है चुंबकीय वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको उदाहरण में बताया गया होगा। ग नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती लिगेंड है। तो यहाँ पर माइनस चार्ज वाला उभयदंती लिगेंड माना जाता है। इसका आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन में पूछा है, कीटोन का क्लीमेंस अपचयन किस में किया जाता है। तो कीटोन का क्लीमेंस अपचयन ZnHg और सांद्र HCl के साथ किया जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंगा नंबर क्वेश्चन में पूछा है, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH में अभिकृत करते हैं तो उत्पाद बनता है। तो आइसोसाइनाइड बनता है इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, विटामिन B12 में होता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। तो उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बस आपके इतने ही विकल्प पूछे गए थे। अब यहाँ से आपके दूसरे से वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा हल आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर देखिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूछा है। तो पहले आप धनात्मक वाला समझ लीजिए। यहाँ पे बताया गया है, इस प्रकार के विलयनों में विलय विलायक के बीच का आकर्षण बल विलय और विलायक विलायक के आकर्षण बल से कम होता है। यानी कि जो आपसी संबंध होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। विलय विलय का कम हो जाता है, विलायक विलायक का कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप घटक आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, जिससे वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। यानी कि यहाँ पर जो है हिमांक मैक्सिमम हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है और ऊष्मा अवशोषित होती रहती है। और उसके साथ साथ आयतन भी बढ़ जाता है, यानी 0 से अधिक हो जाता है, मैक्सिमम होता चला जाता है। अब उदाहरण वाले में क्या क्या लिखेंगे। तो उदाहरण वाले में एथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन का मिश्रण, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिश्रण, ये आप 2 उदाहरण लिख सकते हैं। अब इसी के आधार पर ऋणात्मक वाला भी बताना है आपको ऐसे ही। तो ऋणात्मक विलयन वाला देखिए, इसमें बताया गया कि इस प्रकार के विलयनों में विलय विलायक के बीच का आकर्षण बल विलय विलय और विलायक विलायक के आकर्षण बल से अधिक होता जाता है। यानी उसमें कम होता जाता है धनात्मक वाले में, ऋणात्मक वाले में अधिक होता जाता है। इसके फलस्वरूप घटक आसानी से वाष्पित नहीं हो पाते हैं, यानी अलग नहीं हो पाते हैं। विलय और विलायक आपस में अलग नहीं हो पाते हैं, जिससे वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, हिमांक जो है घटता है, यानी और ऊष्मा निकलती है, आयतन भी घटता है। उसके बाद उदाहरण में यहाँ लिखेंगे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण, H2O तथा HCl का मिश्रण। तो यहाँ इस तरीके से आपका पहला वाला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा।
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है ख नंबर में का तो आपका हो गया। इसमें पूछा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो कैसे यहाँ पर हम व्याख्या करके आपको बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप इसका कंप्लीट उत्तर देखिए। यहाँ पे बताया गया कि संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि वह परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, रिक्त डी कक्षक रखते हैं और यानी कि डी कक्षक खाली होता है और अभिकारकों के लिए सतह प्रदान करते हैं जिससे वह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सके या ग्रहण कर सकें। ठीक है, मध्यवर्ती संकुल बना सकते हैं और ऊर्जा बाधा को कम करके अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखिएगा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपसे आयुपेशी पूछा गया है। ग नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों का आयुपेशी नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आयुपेशी संबंधित जो है हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। खाली इसमें केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है, उसके बाद क्रम वाइज जैसे नाम लिखना होता है, उसका नाम लिखने का तरीका होता है। बस आपको साफ साफ नाम लिख देना होता है। तो चलिए हम लोग इसका नाम लिख करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, केंद्रीय धातु प्रमाण CO का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर CO जिसका निकालना है ऑक्सीकरण उसको X मानेंगे। उसके बाद जिस पर जितना आयन होता है वहाँ पर उसका मान लिखेंगे। तो इसका NH3 देखिए, NH3 पर आवेश 0 होता है तो 0 × 5 यानी 5 इसकी संख्या है, प्लस यहाँ पर वो NO पर यानी कि NO2 पर माइनस चार्ज होता है, प्लस Cl2 पर भी -1 चार्ज होता है। इसकी संख्या 2 है, बराबर 0 लगाएंगे और सबको सॉल्व करेंगे तो x बराबर +3 आ गया। अब यहाँ पर जब इसका नाम लिखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या भी लास्ट में बीच में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 5 NH3 है तो पेंटा लिखा जाएगा और उसके बाद NH3 का नाम एमीन है आईपीएसी भाषा में, और उसके बाद इसका नाम है नाइट्रेटो और उसके बाद कोबाल्ट, यानी तब केंद्रीय धातु प्रमाण का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, और उसके साथ में उसके ऑक्सीकरण संख्या भी 3 आया है तो 3 यहाँ लिखेंगे रोमन में, और उसके बाद लास्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से इसका आईपीएसी नाम लिखा जाएगा। अब उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आईपीएसी नामकरण कैसे लिखेंगे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, इसमें भी पहले आप क्या करेंगे, केंद्रीय धातु प्रमाण पीटी का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर 2 आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले के इसका लिखते हैं नाम, बीच वाले का जो लिगेंड होता है तो लिगेंड 2 है यानी 2 लिखा है तो डाई लिखते हैं, डाई एमीन, और उसके बाद यहाँ पर Cl है तो क्लोराइडो, उसके बाद इसका नाम है पूरे का मेथानामाइन, उसके बाद प्लेटिनम केंद्रीय धातु प्रमाण का नाम, उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे और फिर लास्ट में Cl है तो उसका नाम क्लोराइड लिख देंगे। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम लिखा जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है घा नंबर दूसरे का घा, हेलो एल्केन की KCN से अभिक्रिया होने पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN से अभिक्रिया करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, समझाइए। तो चलिए देखिए इसका उत्तर देखिए आप लोग। तो यहाँ पर इसका उत्तर देखिए भाई लोग, हेलो एल्केन की KCN से अभिक्रिया से KCN आयनिक होता है जिससे मुक्त CN आयन मिलता है, यानी CN माइनस आयन मिलता है जो कार्बन पर हमला कर एल्किल साइनाइड बनाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN के साथ कराइए तो ये एल्किल साइनाइड बना लेता है प्लस KX बना लेता है, यानी पोटेशियम हैलाइड बना लेता है। अब यहाँ पर इसका बताया गया है कि अगर इसकी क्रिया दोबारा पुनः जो है अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN से करा दिया जाए पुनः जो है तो ये आपका एल्किल आइसोसाइनाइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एल्किल साइनाइड यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि AgCN मुख्य रूप से सहसंयोजी होता है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण नाइट्रोजन के माध्यम पर एल्किल आइसोसाइनाइड यानी RNCA बनता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर यहाँ पर KCN के बजाय AgCN से करा दिया जाए तो आइसोसाइनाइड बन जाता है, प्लस AgX बना लेता है, यानी कि सिल्वर हैलाइड बना लेता है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखा जाएगा। तो अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसमें पूछा गया है, तीसरे का प्रश्न शुरू हो चुका है। इसमें पूछा गया है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, किसी विलयन के मोलर द्रव्यमान तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है और मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सारा PDF भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे मैं अभी आपको इस प्रश्न को बताने के बाद लास्ट में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका उत्तर देखिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। 100 ग्राम विलायक में किसी आवासशील वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल घोलने पर क्या होता है, क्वथनांक में होने वाला उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप इतना परिभाषा लिख देंगे, तो यहाँ पर उसका फार्मूला भी पूछा है मोलल उन्नयन स्थिरांक का, तो यहाँ पर आप मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला भी लिख देंगे और यहाँ पर प्रतीक भी बताया गया है कि कौन किसका प्रतीक है। अब इसमें आप जो भी प्रश्न ढूंढेंगे भाई, पूरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जितने भी प्रश्न का आप ढूंढोगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न मैं और देख लेता हूँ, मोल प्रभाज समझाया गया है। देखिए यहाँ पर मोल प्रभाज कितनी बाकायदा से समझाया गया है, आपको एकदम आसान तरीके से समझाया गया है और एक बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसको समझ जाएंगे इसमें, क्योंकि इतना आसान तरीके से समझा रखा है कि कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और हर एक क्वेश्चन का एक एक हल बताया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद जो है द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन का हल इसमें दिया गया है, जो भी, चाहे सेकंड केमिस्ट्री हो चाहे फर्स्ट केमिस्ट्री, यानी लास्ट में आप जाएंगे तो सेकंड वाले का भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें एक ही भाग का नहीं है, आप यहाँ पर दोनों भाग का इसमें आंसर दिया गया है। देखिए डी एवं या बल तत्व के सब प्रश्न दिए गए हैं और उसके बाद जो है नीचे जाएंगे आप, ऐसे स्क्रॉल करके जो है आप नीचे चले जाइएगा, तो यहाँ पर आपको जो है सेकंड केमिस्ट्री शुरू हो जाता है यहाँ से आपका। तो सेकंड केमिस्ट्री का उत्तर भी यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन का रिएक्शन भी आपको इसमें बहुत बाकायदा से समझा दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे उत्तर यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप सभी को हमारे वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है, हेल्प हो जा रहा है, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।